पेरेंट्स का ही ज़्यादा रोल है, पेरेंट्स को ही ज़्यादा बेहतर दिखाया गया है कंपैरेटिवली। उन्हीं के अनहील्ड एस्पेक्ट्स को भी ज़्यादा आगे रख के बताने की कोशिश करूँगी कि क्या ऐसा है जो वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने के लिए कर रहे थे, या क्या ऐसा है जो वो अपने बच्चों के प्रति भी सही नहीं कर रहे थे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, बच्चों में कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं गया है कि मैं उनकी जस्टिफिकेशन में कुछ बोलने की कोशिश करूँ। लालची वो दिखाए गए हैं, अपॉर्चुनिस्टिक वो दिखाए गए हैं, बदतमीज़ वो दिखाए गए। और यही प्रॉब्लम भी है, अपने बच्चों को एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह या अपनी इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने की। वो इन्वेस्टमेंट आपके काम आएगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट करने के चक्कर में आप अपनी बुद्धि और डिस्क्रिमिनेशन का गलत इस्तेमाल ऑफन कर जाते हैं। मूवी के कुछ शुरू के सीन्स देखेगा, उसे यही लगेगा कि ये तो एक कपल है जिससे शायद बच्चों की इतनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपस में ही इतना ओवर ऑब्सेस्ड हैं, हर समय उनको अपने बच्चों की रियलिटी का कोई अंदाजा नहीं। कैसे हो सकता एक ट्रूली कनेक्टेड पेरेंट अपने बच्चों की रग रग से नहीं तो बहुत सारी फितरत से वाकिफ होगा सलमान खान की, क्योंकि सलमान खान को इस मूवी में एक बहुत ही पॉजिटिव, अच्छे गुड बॉय की तरह, अच्छे बच्चे की तरह पेश किया गया है। लेकिन एक्चुअली जो उनका बिहेवियर रिलेशनशिप्स में एज एक्सपेक्टेड ओवर सेंटिमेंटैलिटी डाली गई है। लोग बात कम करते हैं, मेच्योरिटी से सोचते कम है, लेकिन रोते ज्यादा है। अगर कोई बुरा है तो बहुत ऑब्वियस तरीके से हथौड़ा मार के ऑडियंस को दिखाया जाता है कि ये बुरा है, ताकि ऑडियंस जो कि शायद इतनी बेवकूफ है उसे कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए। और जो अच्छा है उसको इतना घोट घोट के अच्छा दिखाने की कोशिश की होती है कि वो अच्छा कम और कुछ क्रीपी कैरेक्टर ज्यादा लगने लग जाता है। कुछ अवेयर मैच्योर ऑडियंस की तरह अगर आप पलड़े में तोड़ना चाहें तो आपको समझ नहीं आएगा कि कौन ज्यादा अनहील्ड है। ये हील्ड होते तो कैसे होते। सीरीज के तहत आज मैं डालने वाली बहुत सारी रोशनी एक ऐसी महा पॉपुलर मूवी के ऊपर जो मुझे नहीं लगता इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किसी भी पेरेंट ने अभी तक मिस की होगी, स्पेशली अगर वो एक सर्टेन एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और स्पेशली अगर वो बिलोंग करते हैं इंडिया को या पाकिस्तान को, बल्कि शायद बहुत ज़्यादा आंसू बहा के देखी होगी। और अगर अपने अडल्ट ग्रोन अप बच्चों को साथ बिठाकर वो ये मूवी दिखाने में कामयाब हो गए होंगे तो और भी सोने पे सुहागा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत अक्सर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहे किसी और मेथड को इफेक्टिव माना जाता हो या नहीं टू रेज गुड किड्स, गिल्ट ट्रिपिंग को डेफिनेटली इफेक्टिव माना जाता है। आई एम श्योर अब तक आप में से किसी को कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म बागबान की। इंट्रोडक्शन से शायद ऐसा लगा हो कि मैं इस मूवी में इन दोनों को पूरी तरह से बैश करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। स्यूडो फेमिनिज्म की तरह ही स्यूडो मॉडर्निज्म में मैं यकीन नहीं रखती हूँ। और वैसे भी जहाँ पे बात आती है सेल्फ अवेयरनेस की, वहाँ हमें किसी भी इज्म का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बात समझना जरूरी है हर इंसान के लिए और स्पेशली हर पेरेंट के लिए, वो ये है कि जॉब से रिटायरमेंट हो सकती है, पेरेंटिंग से भी रिटायरमेंट हो सकती है, लेकिन हमें अपनी खुद की ही जिंदगी जीने से रिटायरमेंट कभी नहीं हो सकती। आखिरी क्षण तक ये काम हमें ही करना है। किसी भी उम्र में और जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमारी खुशी की डोर कभी भी किसी और के हाथ में उतनी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमारी खुशी हमेशा हमारा और हमारे ऊपर वाले के बीच का मामला होता है। शायद मैं इस मूवी में जो बच्चे दिखाए गए हैं उन्हें कुछ डिफेंड करने की कोशिश करती या उनका कुछ पक्ष रखने की कोशिश करती, लेकिन वो बच्चे इतने नालायक दिखाए गए हैं फ्रॉम मोस्ट एंगल्स कि मेरा ऐसा करने की कोशिश करना भी बहुत ज़्यादा शायद बेवकूफ़ी ही होगा। और हाँ, इसमें बहुत सारी लाइट उन पर भी डाली जाएगी जो उनके सो कॉल्ड सेमी अडॉप्टेड बेटे हैं, यानी कि सलमान खान। मूवी में अनहील्ड बिहेवियर का और उस अनहील्ड बिहेवियर से निकल रहे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का स्रोत क्या है, इसका पता लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये मूवी की शुरुआत में ही पता चल जाता है उन कुछ पंक्तियों में जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में टाइटल्स के दौरान ही सुनाई जाती है, जिसमें वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि एक बागबान या एक पिता ना सिर्फ अपने पेड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है बल्कि उसके साए से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ताकि बड़े होकर जब वो कुछ थक जाए तो यही साया उसका ध्यान रखे। ऐसा लगता है कि ये LIC की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई एडवर्टिजमेंट है। हाँ, ऑल थिंग्स टेकन कांस्टेंट, अगर बाकी सारी चीज़ें लगभग सिमिलर भी हैं अलग अलग पेरेंट्स के साथ, तो भी काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि जिस पेरेंट ने माइंडफुल या कॉन्शियस पेरेंटिंग करने की कोशिश की है उसका बच्चा बड़े होके एक संभला हुआ, एक वाइज, एक मैच्योर सोल निकले। और अमिताभ बच्चन ने और हेमा मालिनी ने ऐसा किया है
इस बात का कोई भी एक्चुअली प्रूफ मूवी में नहीं दिया है। अगर आपने कॉन्शियस पेरेंटिंग सीरीज के तहत मेरा सबसे पहला वीडियो देखा है तो उसी में आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक्चुअली एक बच्चे की परवरिश करना क्या होता है। अनलाइक जो इस मूवी के डायलॉग्स में बताया गया है, एक बागबान जो होता है वो अपने पेड़ को, अपने लगाए हुए पौधे को इतना करना ज़रूरी है उतना ही करके छोड़ देता है, अपनी ट्रू इनर नेचर के हिसाब से पनपने की। अगर आप दिमाग में इतने सारे भारी भरकम एक्सपेक्टेशंस लगा के या कोई भी कंडीशंस अपने अंदर रख के, स्ट्रिंग्स अटैच करके किसी की भी परवरिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी फर्स्ट इंटेंशन ही टू बिगिन विद इतनी क्लियर और इतनी प्योर नहीं है जितना आप उसको मानना चाहेंगे या दर्शाना चाहेंगे। एंड दैट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। हाँ, ऑब्वियसली अगर अभी हमारी समझ एक पॉपुलर मास कल्चर या एक सोसाइटल प्रोग्रामिंग के अंदर ही बंद है तो फिर हमें ये सच अभी समझ बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरी चीज़ जो मूवी में मुझे एकदम से अजीब लगी, और मैं हेमा मालिनी की परफेक्टली ग्रूम्ड अपीयरेंस की बात नहीं कर रही, पूरा दिन काम करने के बावजूद भी उनकी डिज़ाइनर साड़ीज़ की बात नहीं कर रही जो उनकी बहुओं से कहीं ज़्यादा फैशनेबल लगती हैं। मैं बात कर रही हूँ उनके और अमिताभ बच्चन के इक्वेशन की। वो इमोशन फील नहीं होता उनका उनके बच्चों के प्रति कहानी में शुरू से, जो उनका एक दूसरे के प्रति फील होता है, इसलिए वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है जो बाद में सडनली इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई है। जो मूवी पेरेंट्स के और बच्चों के रिश्ते पर सो कॉल्ड फोकस कर रही है, उसमें बहुत अजीब सी थीम है कि जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर उनकी ऑलमोस्ट एक लव स्टोरी की तरह बनाई गई हो। उसमें बच्चों के साथ जो उनका रिश्ता है उसकी कोई बुनियाद ज़्यादा नहीं बनाई गई है, उसको कुछ ज़्यादा टच नहीं किया गया है कि ये रिश्ता किस तरह से बना, उनका इंटरेक्शन जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो किस तरह से ये रिश्ता था। जो उनके ग्रोन अप बच्चों के अपने स्पाउसेस के साथ घर आने के भी सीन दिखाए गए हैं, वो बहुत आर्टिफिशियल से फील होते हैं, वो आपको टच नहीं करते। इनफैक्ट ऐसा ही लगता है कि बच्चे सिर्फ एक तरह से सैटेलाइट है पेरेंट्स के लिए, जो काफ़ी आपस में सेल्फ ऑब्सेस्ड है और वो सिर्फ उनके पीछे नाच गाने में कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं और सारा टाइम सेंटर स्टेज जो लेते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। अब मूवी में जो दर्शाने की कोशिश की है, जिस एंगल को लेके स्टोरी बनाने की कोशिश की है, उसके हिसाब से ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा डीप महसूस नहीं होता, जिसके ऊपर वो पेरेंट्स सडनली चेंज हो जाएं और अपने बच्चों से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस करने लग जाएं। उस तरह का उनका पास्ट जो है रिलेशनशिप वो स्टोरी में बुना नहीं गया है कि एक ऐसा कपल जो अपने रहन सहन के तरीके से, अपने बातचीत के, आपस में इंगेज करने के तरीके से, अपने पहनावे से, अपने बिहेवियर से एक रिलेटिवली मॉडर्न और प्रोग्रेसिव कपल दिखता है। उसने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि जब उनका रिटायर होने का टाइम आए तो उनके पास एटलीस्ट इतना प्रोविजन हो खुद के लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ अपने लिए गुजार सकते हो, चाहे वो उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं हो, चाहे वो दूसरी ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना चाहें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो ऑप्शंस के ना रहते हुए उनके पास कुछ हो ही नहीं और वो बिल्कुल लाचार हो जाएं। इतना कि जब वो एक अच्छी खासी नौकरी से और एक अच्छे खासे रेंटेड घर में 2 कुत्ते जहाँ पे वो पालते थे, वो सब इस तरह की ज़िंदगी बिताते हुए रिटायर हुए हैं, तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि अगर उनका एक चश्मा टूट जाए तो वो बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए वो चश्मा भी बना सके। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन तो बैंकर दिखाए गए हैं, उनका रोज़ का काम है लोगों को लोन्स के बारे में समझाना, उनको फाइनेंशियल डिटेल समझाना चीज़ों की। तो इतनी फाइनेंशियल विजडम और इतनी रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए नहीं होगी? जो आखिरी लोन उन्हें मूवी में लेते हुए दिखाया गया है बिफोर हिज रिटायरमेंट, वो अपनी ही रिटायरमेंट की सेविंग से लेते हुए दिखाया गया है, और वो भी अपने फुल्ली अडल्ट मैरिड वर्किंग बेटे के लिए, समीर सोनी के लिए, ताकि वो एक गाड़ी परचेस कर सके। वहीं हेमा मालिनी भी उन्हें कोई बहुत अच्छी सोच नहीं देती हैं और उनको ये अनवाइज डिसीजन लेने के लिए और इंकरेज ही करती हैं। वेल, इसमें शायद इतनी अजीब बात नहीं होती अगर उनके पास और बहुत सारी सेविंग्स होती। एक माइंडफुल पेरेंट जो सिर्फ अपने सेंटिमेंट से नहीं बल्कि विजडम से भी काम लेता है, वो अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से उसे कंसेशंस देगा, अपने बच्चे की उम्र के हिसाब से अपने लिए भी बाउंड्रीज क्रिएट करेगा। जब तक बच्चा बहुत छोटा है और पेरेंट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ उसके लिए करना, उसकी हर फाइनेंशियल नीड का ध्यान रखना पेरेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे उसके लिए पेरेंट को अपने लिए कम भी करना पड़े कुछ तो। लेकिन एक उम्र के बाद, एक समय के बाद आप उसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, और क्या करना ठीक है और क्या नहीं, और किस ज़रूरत के लिए आपका उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है और किस ज़रूरत के लिए नहीं, ये सब की समझ एक
वाइज पेरेंट को डेफिनेटली होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स ये करते हैं जब वो अपने बच्चों के ऊपर ही अपनी सारी उम्मीदें, सारी होप, सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह से डाल देते हैं। इसे कहते हैं वॉयरिस्टिकली लाइफ लीड करना, यानी कि किसी दूसरे के थ्रू अपने आप को पूरा करने की कोशिश करना। दूसरी जो बहुत अजीब चीज़ लगी और जो उनके अनहील्ड होने का ट्रेट भी है, वो ये है कि वो काफ़ी डिल्यूजनल है, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने सच में इन्वॉल्व होकर अपने बच्चों की पेरेंटिंग की है, जैसे कि इस मूवी में ये दोनों दर्शाना चाहते हैं, ऑडियंस को बताना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को डेफिनेटली बहुत हद तक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ही होती है, सेंस होती है कि उनके बच्चों की पर्सनालिटीज़ क्या है, बच्चा कितना पानी में है। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को, स्पेशली हेमा मालिनी को, बिल्कुल ऑब्लिवियस दिखाया। इनफैक्ट उनको इतना डिसएंगेज दिखाया गया अपने बच्चों की ट्रू पर्सनालिटीज़ के साथ कि हेमा मालिनी उनकी जो एक्चुअल इंटेंशंस हैं उनके बारे में उनका बिल्कुल विपरीत सोच रही होती है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और कन्फ्यूज्ड हैं और इरिटेटेड है क्योंकि उनमें से कोई भी अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता है। वहीं ये दोनों अलग बैठकर हंस रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि ज़रूर उनके बच्चों को डिसीजन में इसलिए लंबा समय लग रहा है क्योंकि वो सभी उनको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं और इसलिए कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि डिसीजन किसके हक में होगा। तो या तो ये सच है कि ये कपल जो है जो भी खुद बिलीव करना चाहता हो, लेकिन उन्होंने जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे उनको पूरी अटेंशन नहीं दिया है, पूरी तरह से उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहे हैं, आपस में ही ज़्यादा सेल्फ अब्जॉर्ब रहे हैं, जैसे कि मूवी के शुरू के सीन्स में दिखाया भी गया है कि या तो वो एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते हैं या एक दूसरे के साथ समय बिताने की सोच रहे होते हैं, सारा टाइम एक दूसरे के अंदर ही एक तरह से मर्ज रहते हैं। तो या तो ये बिहेवियर उनके बच्चों की परवरिश के दौरान भी ऑब्वियस था और बच्चों ने निगलेक्टेड फील किया है और ये पेरेंट्स आपस में एक समहाउ एक बबल में रह गए हैं, या फिर उनकी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ही इतनी डेवलप नहीं है कि बच्चे असली में कैसे हैं, उनकी ट्रू पर्सनालिटीज़ क्या है, अपने बच्चों को ही ठीक से गेज कर पाएँ या भाप पाएँ। हाँ, थोड़ी सी गलतफहमी या कोई गलत अंदाज़ा किसी पेरेंट को अपने बच्चे के बारे में हो सकता है, क्योंकि ये जनरेशन गैप की वजह से हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, लेकिन इतना गलत अंदाज़ा कैसे हो सकता है कि आप ब्लैक को बिल्कुल वाइट समझते हो या वाइट को बिल्कुल ब्लैक समझते हो। उन 4 बेटों को जो शुरू में अपने पेरेंट्स की खुशामद करते रहते हैं, उसके बाद उनके साथ इतना गंदा सलूक करते हैं और उसके बाद फिर अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के उनके अवार्ड फंक्शन में पहुंच जाते हैं, दोबारा इस उम्मीद को लेके कि शायद उनको माफ़ी मिल जाएगी और उनको शायद कुछ गुडीज़ मिल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने बच्चों को वो इतना नेक, इतना अच्छा मानते हैं कि अपनी ज़िंदगी की सारी सेविंग्स भी उन पे लगा देते हैं, इस विश्वास में कि उनकी सारी ज़रूरतों का, सारे सुख सुविधा का ध्यान और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ये बच्चे ले लेंगे कुछ समय में। जब समीर सोनी के साथ अमिताभ बच्चन रह रहे होते हैं, समीर सोनी उन्हें सुनाते हैं कि हमने अनलाइक यू अपने प्रेजेंट का भी प्रोविज़न किया है और फ्यूचर का भी प्रोविज़न किया है। उस वक्त अमिताभ बच्चन के बिहाफ पे मुझे ये डायलॉग उन्हें सुनाने का मन होता है कि तुमने बहुत प्रोविज़न किया है, लेकिन प्लीज़ पहले मुझसे जो 50,000 लोन लिया था वो मुझे वापस कर दो। हाउ अबाउट दैट? और कौन सा बेटा जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, आपने तो छोटी सी कंपनी में काम किया था और आपने तो फ्यूचर के लिए भी प्रोविज़न नहीं किया, वगैरह वगैरह। और वो हैंड टू माउथ रहता है और मंथ के एंड आने तक उसके पास उतने ही पैसे हैं कि या तो वो अपने बच्चे के स्कूल के शूज़ खरीद के दे सकता है या फिर अपने फादर के लिए चश्मा बना के दे सकता है। तो क्या इतने बड़े होते होते पेरेंट्स को अपने बच्चों के ये ट्रेट्स, उनके ये साइंस, ये सिम्टम्स उनके ट्रू कैरेक्टर के कभी नजर नहीं आए? और अगर फिर भी वो अपने बच्चे को पहचानने में इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है तो डेफिनेटली उसने अपनी समझ के ऊपर, अपनी नज़र के ऊपर जानबूझ के पट्टा बांधा हुआ है। मूवी में एक पॉइंट में हेमा मालिनी अपने जिस बेटे के साथ रह रही होती हैं, अमन वर्मा, उसको ये डायलॉग भी मारती है कि तुम्हारे पिता तो हर चीज़ का ध्यान रखते थे घर में और यही घर के बड़े का रोल भी होता है। लेकिन अगर वो इतना ध्यान रखते थे तो फिर क्या हुआ? एक भी नहीं, 4 बेटे ऐसे निकल आए। एक भी बच्चे का कैरेक्टर अच्छा नहीं निकला, एक भी बच्चे को सही और गलत की समझ खुद में नहीं आई। और अगर सचमुच उन्होंने सब कुछ अच्छे से किया, हर तरह से एक अच्छा पेरेंट बनने की कोशिश की जैसे कि वो बताना चाहते हैं, और फिर भी उनके चारों बेटे ऐसे निकल आए क्योंकि किस्मत पे किसी का जोर नहीं है, शायद यही उनके प्रारब्ध थे,
तो भी ये कैसा प्यार, ये कैसी सेंस ऑफ ड्यूटी, ये कैसा अपनापन कि जहाँ पे आप उम्र के इस मोड़ पे साथ ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है कि आपका आपस में लगाव इतना है, आप अपने बच्चों का बेतुका-सा और ऑब्वियसली सेल्फिश डिसीजन भी मान जाते हैं या अपने आप को डिनायल में रखते हैं उसके प्रति। अब मैं आती हूँ उनके 5वें बेटे की तरफ यानी कि सलमान खान की तरफ, जिसे मैं सेमी अडॉप्टेड मानती हूँ और वो इसलिए क्योंकि मूवी में कहीं भी कोई प्रैक्टिकली, लॉजिकली प्रूफ नहीं दिया गया है कि उसे पूरी तरह से अडॉप्ट किया था। सबसे पहले तो वो अपने बाकी 4 भाइयों से या उनकी फैमिली से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं दिखाए गए हैं, कोई भी आपस में लेना-देना या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन। जब वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स की प्रेज़ेंस चाहते हैं, तो पेरेंट्स का जो इंटरेस्ट होता है वो ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है। वो खुश हैं कि अपने आप शादी कर ले सलमान खान और जब मिलने आ सके तब वो मिलने आ जाए। तो अगर रियल बच्चा होता है तो पेरेंट्स डेफ़िनेटली उसके इतने बड़े लाइफ़ के ओकेज़न में उतना ही प्रेज़ेंट होना चाहेंगे जितना कि अपने बायोलॉजिकल बच्चों की लाइफ़ में। अगर उन्हें सिर्फ़ एक बच्चे की एजुकेशन भी स्पॉन्सर की है और उसे वो अपॉर्च्युनिटी दी है जो लाइफ़ में उसको अदरवाइज़ नहीं मिलती, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। लेकिन फिर भी मूवी ने जो दर्शाने की कोशिश की है और जिस तरह से उनका रिश्ता बनाने की कोशिश की है, उस हिसाब से उनकी जो इंटेंशंस है सलमान खान के प्रति, वो काफ़ी कन्फ्यूज़िंग लगी है। क्योंकि एक तरफ से तो वो उसके साथ काफ़ी एंगेज दिखाए दिखाए जा रहे हैं, जिस तरह से सलमान खान उनके बारे में सोचता है, उन्हें भगवान की तरह मानता है। और दूसरी तरफ से दिखाया गया है कि वो उससे कम्युनिकेशन का थ्रेड भी बना के नहीं रखते हैं। जब वो इनफैक्ट 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं, अपने बच्चों के पास रहने चले जाते हैं, तो सलमान खान उनको ढूँढ रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। वो बार-बार उनके पुराने रेंटेड घर में कॉल कर रहा है। तो क्या सलमान खान के पास इनके जो दूसरे 4 बेटे हैं, उनमें से किसी का भी फ़ोन नंबर नहीं है, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं है कि वो उनसे पता कर सकें? और क्या उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि जब वो अपने दूसरे बच्चों के पास रहने जा रहे हैं, तो वो सलमान खान को इसके बारे में पहले से बताएँ, उनको अपना कोई नंबर दे के जाएँ, ख़ासकर जब उन्हें मालूम है कि वो अब शादी करने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं एक सेल्फ अवेयरनेस की दृष्टि से ये मूवी को देखूँ और अपने आप को सलमान खान की जगह रखना चाहूँ, तो मुझे यही लगेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेशन में तो स्पॉन्सर कर दिया है, लेकिन वो मेरे बारे में ट्रूली इतना सोचते नहीं हैं या इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते या मुझे इनफैक्ट अबैंडन्ड भी फ़ील करवाते हैं, क्योंकि वो कभी-कभी मेरी लाइफ़ में अपीयर हो जाते हैं और जब मन करता है या जब उनके लिए कन्वीनिएंट नहीं होता, तो वो ऑलमोस्ट मेरी लाइफ़ से डिसअपीयर हो जाते हैं और मैं फिर ढूँढ रहा होता हूँ कि जो मेरा पेरेंट फिगर है या जिसको मैंने पेरेंट फिगर माना है, वो कहाँ है? तो ये एक पेरेंट की तरफ से, चाहे आपने किसी को एक सेमी अडॉप्ट ही किया हो, बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल और नेग्लेक्टफुल बिहेवियर है जो किसी भी बच्चे को जो ऑलरेडी ऑर्फन्ड है, जो ऑलरेडी एक बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में है, उसको बहुत और ज़्यादा अबैंडन्ड और कन्फ्यूज्ड फील करवाएगा कि आपके उसके प्रति फीलिंग्स और इमोशंस और बॉन्ड एक्चुअली क्या है। सलमान इज़ एक्सट्रीमली अनहील्ड। अपने ये पेरेंट्स का जो अनहील्ड बिहेवियर है उससे भी कहीं ज़्यादा दर से अनहील्ड। पढ़ाई-लिखाई तो शायद उन्होंने अच्छे से कर ली है और एक अच्छी-सी नौकरी भी विदेश में लेने में सिक्योर हो गए हैं, लेकिन जहाँ तक ज़िंदगी में एक मैच्योरिटी एग्ज़िबिट करने की बात है, उनमें वो कहीं नज़र नहीं आती और इनफैक्ट अगर मैं महिमा चौधरी की जगह होती तो आई वुड हैव रन फार अवे, क्योंकि उनका जो बिहेवियर है उसमें रेड फ्लैग्स ही रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं। ऐसे इंसान से शादी करना मतलब जानते हुए अपने आप को खाई में धकेल देना। कौन-सा ऐसा फुल्ली मैच्योर एडल्ट, इंडिपेंडेंट, पढ़ा-लिखा इंसान है विद द राइट थिंकिंग जो उससे जिसे वो प्यार करता है सिर्फ़ इसलिए शादी नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके गॉड पेरेंट्स को किसी भी रीज़न की वजह से वो पसंद नहीं आई है। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ़ में क्या फ़ैसला लेना है, अगर ये भी समझ के लिए आपको किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होना पड़े या कोडिपेंडेंसी होनी पड़े, तो फिर ऐसी परवरिश का क्या फ़ायदा? अगर वो हील्ड होते और ट्रूली इमोशनली हेल्दी होते, तो वो अपने हार्ट में जेन्युइन ग्रैटिट्यूड रखते हेमा मालिनी की तरफ और अमिताभ बच्चन की तरफ, और जो सही होता, जो अप्रोप्रिएट होता, वो ज़रूर उनके लिए हमेशा करते। हमेशा अपना एक बॉन्ड प्यार का बनाए रखते, लेकिन कभी भी वो इस तरह के बेतुके डिसीजंस उनके ऊपर नहीं छोड़ देते अपनी ही ज़िंदगी के बारे में। ना ये रिस्पेक्ट है, ना ये ड्यूटी है और ना ये ग्रैटिट्यूड है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है और निशानी है कि आप कितने इमेच्योर हैं एक्चुअली और कितने इमोशनली अनहेल्दी हैं। वहीं हर चीज़ में आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी-धीमी करके
ओवर सॉफ्ट होके बात करना प्रूफ नहीं है कि आप बहुत सज्जन इंसान हैं या बहुत केपेबल इंसान हैं या बहुत प्यार करते हैं किसी को भी, इंक्लूडिंग अपने पेरेंट्स को। इनफैक्ट सलमान खान का मूवी में इस लहजे में, इस टोन में बार बार बात करना बहुत ही ज़्यादा अनोइंग एंड इवन क्रीपी लगता है, जैसे समथिंग इज रॉन्ग विद हिम। वो एक ही सीन में एक इंसान को मुक्का मारते हैं और अपने पेरेंट का आशीर्वाद लेते हैं। ये कितना हील्ड है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन का तरीका। और जैसे कि यही काफ़ी नहीं था, वो अपने घर के पूजा घर के अंदर अपने पेरेंट्स का फोटो फ्रेम भी सजा के रखते हैं और सुबह सुबह अपनी नई नवेली वाइफ के साथ जोर जोर से गा बजा कर उनकी पूजा करते हैं। ये कौन सा नॉर्मल बिहेवियर होता है? इमेजिन इस तरह के घर में और इस तरह की पर्सनालिटी के साथ आगे चल के उनकी वाइफ का क्या रोल होगा, क्या पावर होगी, इवन इफ वो पूरी तरह से मैच्योर और एक संभली इंसान है। ना आप अपनी बाउंड्री सेपरेट कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स से और ना अपनी वाइफ को वो रिस्पेक्ट और वो प्राइवेसी दे पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसकी खुशी की जो सारी की सारी पोटली है वो इस माँ बाप के हाथ में है। अपने पेरेंट्स को सच में प्यार करने के लिए, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, ड्यूटीफुल होने के लिए, कृतार्थ होने के लिए उनको भगवान बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका प्रूफ देने के लिए इतनी ओछी और इतनी बचकानी हरकतें करना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है। अच्छी परवरिश करने का सबसे बड़ा एम ये होता है और सबसे बड़ा प्रूफ भी यही होता है कि आपने जिसकी परवरिश करी है वो इंसान इतना मैच्योर निकल आए, इतना सक्षम हो जाए कि वो खुद से अपने पैर पर खड़ा होने के लायक है, ना सिर्फ लॉजिस्टिकली और फाइनेंशियली बल्कि मेंटली भी और इमोशनली भी। तो इस तरह के सही और गलत के बीच में पहचान करने वाली समझ, इस तरह की विजडम, मैच्योरिटी ना तो उनके ये 4 बेटों में दिखती है और ना ही सलमान खान में नजर आती है। एक साइड अजीब अजीब से टॉन्ट भरे स्टेटमेंट्स मारती है और अपने पेरेंट्स को सिर्फ एक जरूरत के टाइम पर इस्तेमाल करने वाली तिजोरी मानती है, वहीं दूसरी साइड ऐसे लगता है कि अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना और उनके थम्स अप के बिना लाइफ में कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे। सारी जिंदगी वो अपने पेरेंट्स का ही वैलिडेशन ढूंढते ढूंढते अपने लिए एक मिजरेबल और कोडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट कर लेंगे। बेवकूफ़ी की बातों में जो 2 ग्रैंड किड्स दिखाए गए हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा गया है। अब एक तो ऑब्वियसली 5-6 साल का छोटा बच्चा है, तो ये समझ नहीं आता कि क्या 5-6 साल के बच्चे को अपने ही जूते खरीदने के लिए 1500 रुपये दिए जाते हैं। जहाँ तक मुझे समझ है इतनी एज के बच्चों को तो पेरेंट्स खुद शॉप पर ले जाते हैं और जो भी लेना होता है उन्हें दिलवाते हैं, और वहीं पे वो छोटा बच्चा इतना भी डिसीजन ले लेता है 1500 रुपये में जाके अपने दादाजी के लिए चश्मा लेके आना है, चश्मे का नंबर क्या है, चश्मा कहाँ से बनता है, किसको देना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, ये सारी स्किल और एबिलिटी भी उसके पास है। वहीं जो ग्रैंड डॉटर दिखाई गई है रिमी सेन, वो कुछ भी प्रोडक्टिव करती हुई नहीं नज़र आई हैं। उनकी जो एज ग्रुप दिखाई गई है उस एज ग्रुप में एक्सपेक्टेड होता है कि या तो वो पढ़ाई कर रही हो, हायर स्टडीज़ कर रही हो या फिर कोई जॉब कर रही हो। इनफैक्ट सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ जो अमन वर्मा मूवी में देते हैं अपने दोनों पेरेंट्स को अपने घर नहीं ले जाने का, वो यही देते हैं कि 3-4 साल में उन्हें अपना पैसा अपनी बेटी के लिए चाहिए होगा। तो एज एन ऑडियंस मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि शायद बेटी को हायर स्टडीज़ के लिए जाना होगा, लेकिन नहीं, वो बोलते हैं कि बेटी की शादी करानी होगी। एक तरफ तो इनकी बेटी शॉर्ट क्लोथ्स पहन के डिस्कोथेक्स भी जाती है, कब घर आना है कब जाना है उससे कोई पूछताछ नहीं है, उसकी पूरी प्रिवेसी है। लेकिन वहीं उनके किसी भी और बिहेवियर में, उनके लाइफ के किसी भी और एम्बिशन में, गोल में ये मॉडर्निज्म नहीं दिखाया गया। तो आई गेस मॉडर्निज्म की डेफिनेशन उनके और उनके पेरेंट्स के लिए यही है कि 3-4 साल तक वो आराम से फ्रीडम से डिस्कोथेक जाती रहेंगी और उसके बाद उनकी शादी हो जाएगी। अगर मूवी में कोई गिनी चुनी हरकतें हैं इन पेरेंट्स की जिनसे मैं अग्री करती हूँ, फिर भी वो ये है अमिताभ बच्चन का डिसीजन टुवर्ड्स द एंड कि वो अपने बच्चों को फॉरगिव नहीं करेंगे। जैसे कि शायद मोस्ट हिंदी मूवीज में हैप्पीली एवर आफ्टर के चक्कर में एंड में दिखा दिया जाता, बहुत सारे रोने धोने के साथ, बहुत सारी माफियों के बाद। अमिताभ बच्चन इतनी समझ ले लेते हैं कि जो उन्होंने जिया है और देखा है और एक्सपीरियंस किया है उसे अब वो अनदेखा नहीं कर सकते हैं, डिनायल में नहीं रह सकते हैं। और थैंकफुली इस समय तक हेमा मालिनी भी ये समझ चुकी हैं, डिल्यूजन, सेल्फ डिनायल और एक फेक सेंस ऑफ पेरेंटल लव तब तक हट चुका है और रियलिज्म और सच उनके सामने आ चुका है। ग्रेस, डिग्निटी और एक नई स्ट्रेंथ के साथ वो अपने आगे के जीवन की जर्नी को और उसको चलाने के लिए अपनी ही पावर को एक्सेप्ट करते हैं। अगर निर्भर होना भी है प्यार में तो कितना होना है और किस तरह होना है, कहाँ पे हमारी ड्यूटी है, कहाँ पे हमारे राइट्स हैं, कहाँ पे प्यार है लेकिन कहाँ पे सेल्फ लव है, कहाँ पे सेल्फ रिलायंस ज़रूरी है, कहाँ पे लेट गो करना ज़रूरी है, कहाँ पे
अपने आप को न्यौछावर भी कर देना ठीक है और कहाँ पे रोक लगाना और बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। राइट एक्शन क्या है एक गिवन सिचुएशन में, एक सर्कमस्टांस के हिसाब से, आपके रिश्तों के हिसाब से, ये आपको आपके दिमाग से ज़्यादा आपका दिल ही बताता है। अगर वो सही जगह पे है तो जो सही एक्शन है वो हर तरह से आपके जीवन के लिए, आपके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो ऐसा डिसीजन होगा जो सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स को या सोसाइटी ने आपको जैसा सोचना दिखाया है, जैसी एक्सपेक्टेशंस रखनी सिखाई हैं, उसके हिसाब से ठीक लगे। रही बात अपने पेरेंट्स का बढ़ती उम्र में ध्यान रखने की, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होने की, तो हर बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ये करना चाहे, इसमें बिल्कुल कुछ गलत नहीं है। इनफैक्ट ये सबको करना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। लेकिन जहाँ पर बच्चे अपनी पूरी इंटेंशन के बावजूद, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, किसी हालातों की वजह से जो उनके कंट्रोल में नहीं है या किसी भी और कारणवश, या आपके और उनके थॉट्स में जेन्युइन डिफरेंस की वजह से आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी उम्मीदों के मुताबिक ये नहीं कर पाए आपके लिए, तो इसमें उनको गिल्टी ठहराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर बच्चे सच में ऐसा करना ही नहीं चाहें, इंटरेस्टेड ही ना हो, वहाँ पे इस कारण की वजह से अपने आप को सारी उम्र दुख देने की या कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो अपनी ज़िंदगी की सारी डोर किसी और के हाथ में छोड़कर पूरी तरह से खुश रहने की उम्मीद रखता है, वो इंसान सही रास्ते पर नहीं है, शायद अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। प्यार करें, पेरेंटिंग करें, इंसान है तो जाहिर सी बात है अपने बच्चों से खुशी पाने की उम्मीद भी रखें, लेकिन कभी भी इन सब के लिए अपनी आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से, चाहे वो इमोशनली हो या फिर मेंटली और फाइनेंशियली, किसी के ऊपर कभी ना छोड़ दें। यही स्पिरिचुअल विजडम भी है और यही आपका लाइफ लेसन भी है। जब आप ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो शायद हर मौके पर ज़िंदगी आपको कंप्लेन करने का एक बहाना दे देती है। अपने लिए जो सही है और जो हमें सक्षम रखेगा, आत्मनिर्भर रखेगा, वो करने से हम ज़िंदगी में कभी भी रिटायरमेंट नहीं ले सकते हैं। फिर जो उसके ऊपर मिलेगा, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत सारा हो, वो हमारे लिए एक बोनस होगा, एक सच में गिफ्ट की तरह हो। याद रखिए, ज़िंदगी में हर एक्सपीरियंस और हर रिश्ता एक अनमोल लेसन है। तो आपको जो भी मिला है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही मिला है। क्या आप उसे सीख पा रहे हैं?